खतरनाक और आईएसआईएस के बाद सबसे अमीर आतंकवादी संगठन माना जाता है। हमास का पूरा नाम है हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1987 में। हमास खुद को मुस्लिम ब्रदरहुड की एक राजनीतिक शाखा मानता है, लेकिन इजराइल समेत दुनिया के ज्यादातर देश उसे आतंकवादी संगठन ही मानते हैं और इन देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन, जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश शामिल हैं जो हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं। अब देखिए दिलचस्प बात, हमारा देश भारत ने हमास को अभी तक आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने जब इस हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी तब उन्होंने हमास के हमले को एक आतंकवादी हमला बताया था, लेकिन भारत ने औपचारिक रूप से अभी तक हमास को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया है। अभी इजराइल में फिलिस्तीन के अरब मुसलमानों का प्रभाव 2 इलाकों तक सीमित है, जिनमें गाजा पट्टी में 20 लाख मुसलमान रहते हैं और वेस्ट बैंक में 30 लाख मुसलमान रहते हैं। इनमें भी हमास का नियंत्रण गाजा पट्टी के इलाकों में है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 365 वर्ग किलोमीटर है। यहां बड़ी बात यह है कि हमास के पास सिर्फ 15,000 लड़ाके हैं और गाजा पट्टी के जिन इलाकों पर उसका नियंत्रण भी है उन इलाकों में गरीबी बहुत ज्यादा है। इसलिए कई बार यह सवाल उठता है कि हमास के पास इजराइल से युद्ध लड़ने के लिए हथियार और पैसा आखिर आ कहां से रहा है। इतनी शानदार कमांडो जैसी ट्रेनिंग उन्हें कौन दे रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरी बात यह है कि जिन इलाकों में उसका नियंत्रण है वो इलाके बहुत गरीब हैं और इसीलिए वहां रेडिकलाइजेशन बहुत जबरदस्त है। अमेरिका का कहना है कि इजिप्ट, सीरिया, लेबनान और ईरान जैसे देश हमास को फंडिंग करते हैं और इनमें भी ईरान हमास का सबसे बड़ा मददगार और गाइड है। वैसे हमास कहने के लिए तो एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन उसके सालाना टर्नओवर के सामने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भी आपको छोटी नजर आएंगी। आप जानते हैं हमास का सालाना टर्नओवर लगभग 10,000 करोड़ रुपए का है और हमास को इस समय जो 15 सदस्यों वाली पोलिट ब्यूरो कमेटी चलाती है उसका चीफ है इस्माइल हनीए, ये उसका नाम है। ऐसा कहा जाता है कि हमास का चीफ अभी कतर में है और जब हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था तब वो टीवी पर इस हमले की लाइव कवरेज देख रहा था और इस हमले के बाद उसने खुश होकर सजदा भी किया था, जिसका एक वीडियो हमें मिला है। अब हम आपको इजराइल के उस एंटी मिसाइल सिस्टम के बारे में बताते हैं जो हमास के रॉकेट हमलों को रोकने में इस बार नाकाम रहा। इजराइल में इसे आयरन डोम कहा जाता है और ये एक ऐसा एंटी मिसाइल सिस्टम है जिसके 3 हिस्से होते हैं। लेकिन 3 हिस्से तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहता हूं, ये जो आयरन डोम है इस पर इजराइल को बड़ा गर्व है। इजराइल इसे पूरी दुनिया में बड़े गर्व के साथ बेचता है और इजराइल के लोग और वहां की सेना और वहां की सरकार ये समझते हैं कि जब तक ये आयरन डोम है तब तक बाहर का कोई भी रॉकेट या मिसाइल इजराइल की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता। यानी ये जो आयरन डोम है ये इजराइल का सबसे बड़ा रक्षक है, ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसे कोई भेद नहीं सकता, ऐसा इजराइल का मानना है। अब देखिए ये जो आयरन डोम है इसके बारे में आपने भी सुना होगा। पूरी दुनिया में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब इतने सारे रॉकेट इजराइल में जाकर गिरे उस समय उनका आयरन डोम उन्हें बचा क्यों नहीं पाया। तो इस आयरन डोम के 3 हिस्से हैं। इनमें रेडार सिस्टम दुश्मन की तरफ से दागे गए हर रॉकेट को पहले डिटेक्ट करता है और अगर रॉकेट इस रडार सिस्टम से 70 किलोमीटर दूर भी हो तो भी वो उस रॉकेट का या मिसाइल का पता लगा लेता है। इसके बाद कंट्रोल सेंटर उस रॉकेट को हवा में ही नष्ट करने के लिए अपने लॉन्चर को सिग्नल देता है और फिर आखिर में लॉन्चर से मिसाइल फायर होती है जो उस रॉकेट को अपने टारगेट पर पहुंचने से पहले ही हवा में ही नष्ट कर देती है। इस तरह से ये आयरन डोम काम करता है। हर आयरन डोम में 4 से 5 लॉन्चर्स होते हैं जो एक साथ 80 से 100 मिसाइल्स को दाग सकते हैं और इसीलिए इस आयरन डोम सिस्टम का सक्सेस रेट लगभग 96% तक माना जाता है। लेकिन 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर एक के बाद एक रॉकेट्स की वर्षा की तो इजराइल का ये आयरन डोम फेल हो गया और ये एक बहुत बड़ी बात है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया और अजरबैजान जैसे देशों ने इजराइल से यही आयरन डोम सिस्टम इसलिए खरीदा क्योंकि वो इसे अचूक मानते थे। पूरी दुनिया इस आयरन डोम सिस्टम को अचूक मानती है और इसलिए इजराइल बड़े गर्व के साथ
इस आयरन डोम को पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों को बेचता है कि ये उन्हें सुरक्षित रखेगा, ये उनका सुरक्षा कवच है। एक आयरन डोम सिस्टम भारतीय रुपयों में लगभग 1000 करोड़ रुपए का है और इसीलिए इस एंटी मिसाइल सिस्टम का फेल होना हथियारों की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और हथियारों के बाजार में इससे इजराइल की बहुत बड़ी बदनामी होगी। वैसे भी अगर आप देखें, इजराइल ने अभी तक अपनी जो छवि बनाकर रखी है वो एक बहुत ही मजबूत देश की बनाकर रखी है, जिसके पास जबरदस्त इंटेलिजेंस है, सर्विलांस है, वॉरफेयर है, जिसके पास बड़े बड़े हथियार हैं, आयरन डोम जैसे एंटी मिसाइल सिस्टम है। और ये ऐसा देश है जो दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, लेकिन वो दुश्मन देश भी इजराइल का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। यानी इजराइल ने रक्षा के क्षेत्र में, हथियारों के बाजार में अपने आप को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करके रखा था, अपनी ऐसी छवि बनाई थी, ऐसी मार्केटिंग की थी। लेकिन इस हमले के बाद इजराइल की जो छवि है वो बहुत बिगड़ी है। इजराइल कमजोर नजर आ रहा है और इजराइल का जो दबदबा था हथियारों के बाजार में, उस पर भी बड़ा असर पड़ा है। इससे भी बड़ी खबर यह है कि हमास जिन रॉकेट से इजराइल पर हमला कर रहा है, उस रॉकेट की कीमत लगभग 25 से 75 हजार रुपए तक है। यानी जो रॉकेट है ये कोई बहुत उच्च क्वालिटी के रॉकेट नहीं है। एक रॉकेट की कीमत है 25 से 75 हजार रुपए, लेकिन आयरन डोम की जिन मिसाइल से 75 हजार रुपए के इन लोकल रॉकेट्स को नष्ट करना पड़ रहा है, उस एक मिसाइल की कीमत है लगभग 33 लाख रुपए। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब यह है कि आतंकवादी जिस 75 हजार रुपए की मिसाइल को या रॉकेट को दाग रहे हैं इजराइल पर, उसे रोकने के लिए इजराइल आयरन डोम की जिस मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है वो 33 लाख रुपए की है। 33 लाख रुपए की एक मिसाइल 75 हजार रुपए के एक रॉकेट को रोक रही है। यानी ये कितना महंगा सौदा है। यानी हमास का इजराइल पर एक रॉकेट दागने का खर्च ज्यादा से ज्यादा 75 हजार रुपए है और उस रॉकेट को हवा में नष्ट करने का इजराइल का खर्च कम से कम 33 लाख रुपए है। दूसरी बड़ी बात यह है कि हमास ने इजराइल के इस आयरन डोम को चकमा देने का जुगाड़ भी निकाल लिया। हमास जानता है कि अगर वो कम समय में ज्यादा रॉकेट एक साथ इजराइल पर फायर करेगा तो ऐसी स्थिति में इजराइल का आयरन डोम सभी रॉकेट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा और हवा में नष्ट भी नहीं कर पाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक साथ हजारों रॉकेट्स की वर्षा कर दी इजराइल के ऊपर। और जब ये वर्षा हुई बारिश की तरह, इतने सारे हजारों जब रॉकेट्स आए तो आयरन डोम उन्हें पहचान नहीं पाया और बहुत सारी चूक आयरन डोम से हो गई। अब आप सोचिए, अगर 5000 रॉकेट दागे गए और उन 5000 में से आयरन डोम ने 500 रॉकेट्स को भी छोड़ दिया, यानी आयरन डोम 500 रॉकेट्स को नहीं रोक पाया, तो वो 500 रॉकेट ही अंदर जाकर कितनी तबाही मचा सकते हैं। तो हमास की जो रणनीति थी वो यही थी कि रॉकेट्स की वर्षा कर दी जाए और इससे जो रॉकेट बच जाएंगे आयरन डोम से वो इजराइल में तबाही मचाएंगे। और हमास बिल्कुल यही चाहता था और यही हुआ भी। 7 अक्टूबर को भी हमास ने बिल्कुल यही किया। उसने 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट्स इजराइल पर फायर किए और इसी वजह से इजराइल का आयरन डोम सिस्टम इनमें से कई रॉकेट्स को डिटेक्ट नहीं कर पाया और वो उसे बाईपास करके इजराइल में अपने निशाने तक पहुंच गए। मेरे सहयोगी गौरव सावंत ने आज गाजा पट्टी से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर इजराइल के उसी इलाके से आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है जहां हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को कत्लेआम किया था और लोगों के सिर तन से जुदा कर दिए थे। इसके अलावा हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा ने भी अश्कलोन शहर से एक ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए भेजी है। आप देखिए कि इस तरह के इलाकों में जब रिपोर्टिंग करनी होती है तो कैसे जानलेवा रिपोर्टिंग होती है और कैसे हमारे सहयोगी अपनी जान पर खेलकर आपके लिए वो तस्वीरें भेज रहे हैं ताकि आप अपने घर बैठे, अपने ड्राइंग रूम में या जहां भी आप अपने मोबाइल फोन पर अगर हमें देख रहे हैं, आपको युद्ध क्षेत्र की एक एक तस्वीर दिखाई दे। पीछे आप धमाकों की आवाज सुन सकते हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जो काला गुबार दिख रहा है, धुएं का गुबार आपको पूरा दिख रहा है, ये गाजा पट्टी है। ये देखिए, गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ इजराइल की तरफ से जबरदस्त बमबारी हो रही है इस समय। और ये जो धुआं आप उठता देख रहे हैं ठीक मेरे पीछे, ये धुआं गाजा पट्टी को ध्वस्त करते इजराइल के बम है। ये पूरा आकाश इस समय यहाँ काला हुआ जा रहा है। वो गाजा पट्टी है। यहाँ से महज 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जिस जगह पर हम यहाँ खड़े हैं, ये सिद्रोत का वो इलाका है। ये जो गड़गड़ाहट आप सुन रहे हैं, ये गड़गड़ाहट, ये बमों की आवाज है।
ये उन बमों की आवाज है जो इजराइल की सेना ताबड़तोड़ एक के बाद एक दाग रही है हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए। और हमास के ठिकानों को गाजा पट्टी में पूरी तरह से नेस्तनाबूद ध्वस्त किया जा रहा है। जड़ से उखाड़ देने का वादा इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने किया। फिर जैसे ही सायरन बजा है अलार्म से हम भाग करके बंकर में आए हैं। दरअसल हर घर में इस तरह 30 mm की डिवाइस का बंकर बना हुआ है। ये परिवार हमारे साथ था बाहर, इन्हीं के घर में मैं बालकनी देखी पूरा घर दहल रहा है। धमाकों से सायरन बजा और महज 20 सेकंड के भीतर से जो रॉकेट है वो दागे गए हैं और इस समय आयरन डोम आवाज दे रहा, पूरा घर हिल रहा है। इस समय एक बंकर में घर के अंदर सेफ हाउस बनाना जरूरी होता है। परिवार की तरफ से ये महिला दरवाजे के पास थी, बाकी के सदस्य उनको खींच करके बाहर ले आए। ये बहुत तेजी से आवाज आ रही है। अचानक एस्केलॉन में एक बार फिर अटैक हुआ। ये दूसरा सायरन था और उसके तुरंत बाद भारी भरकम रॉकेट दागे गए हैं और ये पुलिसकर्मी का घर है। पूरा परिवार यहाँ सो रहा था और अचानक सुबह 6 बजे रॉकेट गिरता है। सब आवाज से दहले, डरे और बस यहाँ से भागकर जान बचाई। ये पूरी जो दीवार है 1.5 फीट चौड़ी, इस पूरी दीवार को उसने फेंक दिया था। पूरे घर को देखिए ऊपर तक नुकसान, ऊपर 3 से 4 मंजिला तक नुकसान हुआ है लोगों का। अब हम आपको हमास के उस कमांडर के बारे में बताएंगे जिसने इजराइल पर हमले की ये पूरी योजना बनाई थी। इस आतंकवादी का नाम है मोहम्मद जाइफ और ये हमास के मिलिट्री विंग का कमांडर है, जिसे खत्म करने के लिए इजराइल की सेना ने कल गाजा पट्टी में उसके घर पर भी रॉकेट दागे। लेकिन हर बार की तरह ये आतंकवादी इस हमले में भी बच गया और इस हमले में उसके भाई, उसके भतीजे और परिवार के दूसरे लोगों की मौत हो गई, लेकिन ये बच गया। हमास के इस कमांडर को गेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। गेस्ट मतलब मेहमान, तो इसका एक निकनेम है गेस्ट। इसका जन्म वर्ष 1965 में गाजा पट्टी के एक शरणार्थी शिविर में हुआ था और 1996 में पहली बार इजराइल ने उसे एक बम विस्फोट का दोषी ठहराया था, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद इस आतंकवादी को जेल भेज दिया गया था, लेकिन जब वो जेल से बाहर आया तो उसने हमास को ज्वाइन कर लिया और फिर वर्ष 2002 में वो हमास के मिलिट्री विंग का चीफ कमांडर बन गया। 58 साल का मोहम्मद जाइफ एक हमले में अपनी एक आंख और एक हाथ खोने के बाद अब परमानेंटली व्हील चेयर पर रहता है। तो देखिए इसकी एक आंख नहीं है, इसका एक हाथ नहीं है और ये व्हील चेयर पर ही रहता है, चल भी नहीं सकता। इजराइल के एक हमले में 2014 में इसकी पत्नी और 2 बच्चों की मौत हो चुकी है और अमेरिका ने 8 सितंबर 2015 को इसे एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया था। ये इजराइल की हिट लिस्ट में है और अब तक 7 बार इजराइल इस पर हमला कर चुका है, लेकिन हर बार वो बचने में सफल हो जाता है। और आज भी जब इजराइल ने उसे पकड़ना चाहा, मारना चाहा, तो वो बच निकला, जबकि वो खुद एक व्हील चेयर पर रहता है। तो एक व्हील चेयर पर बैठने वाला एक आप समझ लीजिए व्यक्ति जिसकी एक आंख नहीं है, जिसका एक हाथ नहीं है, वो इस समय हमास के ये सारे मिलिट्री ऑपरेशंस को लीड कर रहा है। हमास के सारे आतंकवादियों को, सारी रणनीति ये आदमी बनाता है। और गेस्ट इसे क्यों कहते हैं आप भी सोचते होंगे। गेस्ट इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कहीं भी एक दिन से ज्यादा रुकता नहीं है, किसी भी जगह ये 2 रात नहीं बिताता है, यानी ये लगातार मोबाइल रहता है। इसीलिए इसे कहते हैं कि ये जब भी कहीं जाता है, किसी भी शहर में किसी भी जगह जाएगा तो एक मेहमान की तरह जाता है, एक गेस्ट की तरह जाता है। ऐसा गेस्ट जो सिर्फ कुछ घंटे वहां पर रहेगा और उसके बाद किसी दूसरी जगह पर जाएगा, यानी ये लगातार मूवमेंट में रहता है, लगातार मोबाइल रहता है। और इसीलिए इसके बारे में इजराइल की सेना को या दूसरे देश की किसी सेना को कभी भी कोई पुख्ता जानकारी मिल नहीं पाती, इसीलिए ये बच जाता है और इसीलिए इसे गेस्ट कहा जाता है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस युद्ध के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि अमेरिका शांति दूत नहीं और दुनिया को ये बात अब समझ लेनी चाहिए। तो एक बड़ी बात जो है वो इस समय, पहले आप सुन लीजिए कि पुतिन ने क्या कहा है, फिर बताते हैं कि पुतिन इस समय इजराइल का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। तो